हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक शर्मा एक बार पुनः आपके लिए नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। हम सभी ने, आपको ज्ञात है, गत कक्षा में जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो उसमें हमने जाना था कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, है ना। तो उससे हमने संबंधित जाना था कि पृथ्वी के पूर्व में मतलब पृथ्वी किसका हिस्सा रही तथा शीर्ष तक लास्ट में कौन बनाते, जिसके अंतर्गत हमने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा। और अंतिम छोर के रूप में मनुष्य यानी कि हमने हमारे बारे में जाना कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति कब हुई। तो आपको बहुत इंटरेस्ट आया होगा उस टॉपिक में और आपको अच्छी तरह समझ में भी आ गया होगा। अब हम इससे आगे, क्योंकि हमने प्रथम अध्याय में जाना भूगोल को जब हम पढ़ते हैं तो हमें भूगोल को क्यों पढ़ना चाहिए इस बारे में जाना था। फिर सेकेंड चैप्टर में हमने जाना क्योंकि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो भूगोल का अर्थ ही है पृथ्वी का वर्णन या अध्ययन, है ना, जियोडेमोग्राफोस। तो हमने जाना था पृथ्वी कैसे बनी। तो अब हमें ये लगता है, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, तो आपने कल्पना की होगी जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि गेंद या संतरे या नारंगी या लौकी या फुटबॉल या रोटी या वृत्ताकार किस आकार की है। तो ये निकल के आया था कि पृथ्वी की आकृति जियोइड यानी लवदक्ष, अर्थात पृथ्वी अपने ध्रुवों पर दबी हुई बीच से उभरी हुई है, जाना था, ठीक है। लेकिन फिर आपके मन में ये विचार अवश्य आता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है वो अंदर से कैसी है, ठोस है या वह खाली है या उसके अंदर गैस भरी हुई है या उसके अंतर्गत चट्टानें ही हैं। क्योंकि आपको पता है कहीं पर खुदाई होती है तो कहीं पर तेल निकलता है, कहीं पर पत्थर निकलते हैं, कहीं कोयला निकलता है, कहीं पर हीरे जैसी धातुएं हीरा निकलता है खनिज के अंतर्गत, कहीं लोहे जैसी धातुएं निकलती हैं, है ना। तो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। कहीं पर ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंतर से लावा निकलता है, मतलब बिल्कुल पिघला हुआ रेत मिट्टी जो भी होती है बाद में वो जम जाती है, लेकिन उस समय वो एकदम तप्त लाल रूप में होती है। इसके अलावा कहीं पर गीजर्स मतलब जो गर्म सोते होते हैं जिन्हें चश्मा कहा जाता है, जैसे वो गर्म भाप के चश्मे होते हैं, मतलब नीचे गर्म हवा उसमें से निकलती रहती है और गर्म पानी के फव्वारे निकलते रहते हैं। तो वाटर स्पॉट मतलब जो झरना होता है, आपने खेतों में कृषि के जो फव्वारे लगाए जाते हैं, है ना, फव्वारा पद्धति में, तो अपने यहाँ तिवरी मथानिया साइड में ऐसे उनसे कृषि की जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में, तो उस प्रकार से उसमें से निकलता रहता है। तो पृथ्वी के अंदर हमें सरप्राइज हम होते हैं कि अंदर ऐसा कुछ न कुछ तो होगा जिससे मतलब उसके अंदर से ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। तो इस चैप्टर में डियर स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है ना। इस लेसन का ही नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में हम जानेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है उसके सामान्य तौर पर, क्योंकि हमने पढ़ लिया था पृथ्वी की आकृति लवदक्ष यानी जियोइड भूभाग है, और हमारी जो पृथ्वी है उसे हम यूं सामने से देखें तो हमें वृत्ताकार रूप में दिखाई देती है। अब वृत्ताकार रूप में दिखाई देती है तो इसके सेंटर से यदि हम इसके पूरे व्यास को मान लें और इसे हम यहां से आर यानी कि अर्ध व्यास या जिसे हम क्या कहते हैं त्रिज्या, तो वह कितनी है, तो 6370 किलोमीटर। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, आपकी बुक्स के अंदर अब तक एनसीईआरटी 2015-16 के समय चलती थी, वापस हट करके आरबीएसई आई और वापस गत वर्ष से एनसीईआरटी की बुक्स हमारे चल रही हैं। उसके अंतर्गत जो किलोमीटर डिस्टेंस दी हुई है वही हमें अध्ययन करनी है। अब बुक्स में शुरुआत में उसे लिखा है 6370 किलोमीटर, यानी किसी को वह याद नहीं रहे तो, जबकि उसके अंतर्गत जो चित्र स्कैन करके अन्य बुक से मान लीजिए लिए गए होंगे उसके नीचे इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या है वह 6378 किलोमीटर दी हुई है। तो आप दोनों ही लिखें तो सही है, ये ज्यादा सही है, ये लमसम में है, इसलिए पृथ्वी की अर्ध व्यास यानी त्रिज्या कितनी है ये क्वेश्चन बनता है। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 6378 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, आपने देखा है कई बार ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसके अंदर से लावा, टीवी वगैरह आप देखते हैं डिस्कवरी जैसे चैनल्स पर, जैसे अखबार में भी आता है पेपर के अंतर्गत रोजाना, तो जैसे कि एटना स्ट्रोमोली ज्वालामुखी है उसमें से लावा लगातार निकल रहा है और उससे मतलब जंगलों में आग लग जाती है, उसमें से गैसें, धूल कण, मतलब ज्वालामुखी बम यानी बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े पिघले हुए रूप में निकल कर, जैसे हम अनार जब चलाते हैं
है ना, आपको पता है दीपावली पर उस प्रकार से वो बिल्कुल सिर्फ एक प्रतिरूप है किसका, ज्वालामुखी का। तो वोल्केनो जो होता है उसके अंदर से ऐसी पदार्थ जो मात्रा कीचड़ है ना, लावा जो चट्टाने एकदम लाल तप्त रूप में होती हैं उसके रूप में बाहर निकलती हैं। बाद में फिर वो जम करके किस रूप में बदल जाती हैं, चट्टानों के रूप में। जो हमारे घरों में पत्थर इस्तेमाल होता है वह उसी का परिणाम है, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे कि ज्वालामुखी उद्गार दो प्रकार का होता है। तो जिसमें से जैसे हमारे जोधपुर के यहाँ की जो चट्टान है वो किस प्रकार के उद्गार से बनी है ना, और जो बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत हैं उनके अंदर कौन सा उद्गार है, वो आगे आपके टॉपिक्स में आएगा तो मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा। तो ये है हमारे अर्धराशि यानी पृथ्वी की त्रिज्या। अब बात आती है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या है, अब ये कैसे पता चले। आपने कहीं पर माइंस में खनन, मतलब जो हमारे यहाँ जैसे जोधपुर में सूरसागर की खान है, मकराना के अंतर्गत जो संगमरमर की खान है, रायसमंद के अंदर संगमरमर की खान है, उनमें जो खुदाई होती है और चट्टान निकलती है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पत्थर है, इसका मतलब जमीन के अंदर भी पत्थर होंगे, गहरी गहरी मतलब चट्टान है ना। तो इनके बारे में हम जानेंगे कि मतलब कैसे पता चलता है। ऐसे हम जानेंगे कि अंतरिक्ष में से यदि कोई जो शुद्ध ग्रह है, मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में, एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो हमारी पृथ्वी के पास से गुजरते हैं और वह जल करके नष्ट हो जाते हैं, या उसके कुछ टुकड़े या एक बड़ा पिंड के रूप में वो पृथ्वी पर गिरता है। तो वैज्ञानिक उसकी रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, खोजबीन, कि उसके अंदर जिस प्रकार का मटेरियल है वह पृथ्वी जैसा होगा। क्योंकि हमें पता है जो ब्रह्मांड बना, तो ब्रह्मांड के अंदर ग्रह जो बने थे एस्टेरॉइड, क्योंकि हमें पता है ग्रहों के टुकड़े हैं, तो वह पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो उससे मिलते जुलते ही है ना। तो इसलिए वह भी हमारी जानकारी के लिए उपयोगी होते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे हम पढ़ते हैं कि जो पृथ्वी के अंदर जैसे लेह लद्दाख में ऐसी पहाड़ियां हैं जिनमें चुंबकत्व की क्षमता, यानी वहां पर ग्रेविटी फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है। इसलिए टीवी के एडवर्टाइज वगैरह जो 4x4 गाड़ियाँ आती हैं, आर्मी के ट्रक आते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं, मतलब वहाँ पर अगर गाड़ी को ऐसे ही खड़ा कर दिया जाए तो अपने आप मैग्नेट की वजह से, मतलब चुंबकत्व के आकर्षण के कारण वो अपने ही आप खिसकने लगता है। आपने शायद वो यूट्यूब वगैरह पर ऐसे मतलब रिसर्च वाले चैनल जो होते हैं के अंदर आपने देखा होगा, है ना। तो ये सब मतलब हम सोचते हैं कि जमीन के अंदर ऐसा क्या है, जैसे चुंबक है, हम देखते हैं ये चिपकता है, तो पृथ्वी से बना है, इसका मतलब हम सोचते हैं पृथ्वी के अंदर भी कुछ ऐसा होगा जिससे मतलब ये चीजें आकर्षित होती हैं, है ना। गुरुत्वाकर्षण बल हम देखते हैं कि मतलब कोई भी जैसे मोटर घूमती है, या आप देखते हो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जो उसे अपनी तरफ आकर्षित करता है। जैसे कोई भी अगर व्यक्ति जमीन से ऊपर जंप करता है, जैसे हम इस मार्कर को ऊपर फेंकें तो ये अपने आप वापस नीचे आता है, क्योंकि पृथ्वी इसे अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने नजदीक खींच लेती है। यानी हम जो हैं, हम भी पृथ्वी से क्या है, एक तरीके से चिपके हुए हैं। जिस प्रकार से पेड़ पौधे वनस्पतियां सब, वो ग्रेविटी, जैसे पृथ्वी हमने पढ़ा कि लवदक्ष यानी एक तरीके से गोल है, तो उसके ऊपर जो पानी है वो कोई ऐसे पृथ्वी तो है नहीं चपटी जो उसके ऊपर रखा हुआ है, चारों तरफ ऐसे ही चिपका हुआ है ना, लेकिन वो गिरता तो नहीं है ना। अंटार्कटिका पर रहने वाला व्यक्ति बिल्कुल उल्टा है ना, और हम तिरछे खड़े हैं। जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर हम देखें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा ऐसे तिरछी थोड़ी है। तो यहाँ पर कर्क रेखा है, मान लीजिए इस जगह भारत आधे हाथ से गुजरता है, तो हम यहाँ खड़े हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम ऐसे खड़े हैं ना, ऐसे ही तो खड़े हैं, सीधे थोड़ी खड़े हैं, यूं इस तरफ, मतलब लेकिन हमें महसूस नहीं होता। तो ये सब ग्रेविटी फोर्स है ना, ये सब इसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। मतलब इनसे हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत क्या पाया जाता है। मैं यही मतलब बताना चाह रहा हूं समझाने के लिए कि आपको ये आराम से समझ में आ जाए। मतलब अभी आता है टॉपिक के, जैसे मतलब हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जानकारी के जो स्रोत हैं, मतलब हम पृथ्वी के अंदर क्या है, मतलब भूगर्भ में, भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर क्या है, इसे कैसे जाने। तो इसके दो स्रोत हैं, दो साधन हैं जिनसे हम जान सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष साधन और दूसरे हैं अप्रत्यक्ष साधन। तो हेडिंग लगा लें, भूगर्भ की जानकारी के स्रोत, भूगर्भ की जानकारी के स्रोत। भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, है ना। तो इसके जो स्रोत हैं वो कितने स्रोत हैं, तो भूगर्भ की जानकारी के
दो स्रोत में बांटा गया, कितने? दो स्रोत। देखिए बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, आप रुचि लेकर के उसे पढ़ें, आपके बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। प्रत्यक्ष स्रोत और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। देखिए नाम से स्पष्ट है, प्रत्यक्ष का मतलब जैसे मेरे सामने ये मार्कर है तो मैं कहूंगा ये मार्कर ऐसा है, तो ये मार्कर इसके जैसा ही है ना। प्रत्यक्ष, जैसे हमसे कोई कहे किसी चीज के बारे में, मतलब उसे बता करके कि बिस्किट जैसे है वह किससे बना हुआ है, तो हमसे कोई कहे मान लीजिए मैदा से या आटे से बना हुआ है, तो हमें पता है कि मैदा आटा कैसा होता है, उससे किस प्रकार बनता है, हमारे सामने बना तो वो प्रत्यक्ष हुआ, है ना। जैसे अब समझें ज्वालामुखी उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी में से जो मटेरियल निकल रहा है वो पृथ्वी के अंदर से ही तो निकल रहा है, तो इससे कंफर्म होगा कि प्रत्यक्ष जो पृथ्वी के अंदर से निकला मतलब अंदर वही है ना, तो वो होता है प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष क्या होगा? अनुमान, गैस करना, तुक्का लगाना, अंदाजा लगाना। तो मतलब उसमें क्या होगा, जैसे हम कहें उल्का पिंड गिरा, तो उल्का पिंड को देख के हम कहें भाई ये तो पृथ्वी जैसा ही था और ग्रहों के टुकड़े हैं और पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसलिए ये जिसका बना हुआ है पृथ्वी भी ऐसी ही होगी, है ना। ऐसे ही तापमान, दाब, आयतन, इनके आधार पे भी हम पता कर सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो प्रत्यक्ष स्रोत जो हैं उनमें पहला क्या आएगा? सबसे पहला है धरातलीय चट्टानें, ठीक है, यानी सरफेस रॉक्स। पहले मैं लिख देता हूं जिससे आपके समझ में तो भी आएगा, फिर हम उसे डिटेल्स में लिखेंगे। सरफेस रॉक्स हो गया। इसके बाद दूसरा ज्वालामुखी उद्गार। पहला तो हो गया कौन सा? धरातलीय चट्टानें, दूसरा ज्वालामुखी उद्गार, और तीसरा मैंने भी बताया था आपको खनन। मतलब ये भी लाइव है, जमीन में बोरिंग हो रहा है, उसमें से पानी निकला, है ना, या खड्डा खोदा गया, उसमें से जब मिट्टी निकली तो तेल निकला, कोयला निकला, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि निकल तो जमीन में से रहा है, इसका मतलब ऐसा है अंदर, तो पृथ्वी के अंदर भी यही पदार्थ होंगे, है ना। तो ये प्रत्यक्ष स्रोत है। अब ये तो थे प्रत्यक्ष, अब आते हैं अप्रत्यक्ष पर। तो अप्रत्यक्ष में पदार्थ का गुणधर्म, अब ये क्या होता है? मतलब पदार्थ कैसा है ना, उसके अंदर मतलब कठोरता है या मतलब सॉफ्टनेस है। फिर दूसरा इसमें और इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कहें तो वो है उल्काएं, ओके, कॉमेट्स। और तीसरा है भूकंप, ओके। इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा चुंबकत्व बल आदि। ये जो है इसके क्या है? जानकारी के स्रोत। आपको समझ आ गया होगा, जो हमें बिल्कुल सामने दिखे, मतलब हमारी आंखों के सामने, वो क्या हुआ? वो हुआ प्रत्यक्ष स्रोत। लेकिन जो हमें अनुमान लगाना पड़े वो क्या होंगे? अप्रत्यक्ष स्रोत। तो अब इनके ऊपर डिटेल्स में आते हैं समझने के लिए।
देखिए प्रत्यक्ष का मैंने आपको समझाया, जो हमारे प्रत्यक्ष घटित हो रहा हो वह प्रत्यक्ष स्रोत होगा। अप्रत्यक्ष स्रोत किसे कहेंगे? जो हमारे सामने घटित नहीं हो रहा हो, है ना। अब प्रत्यक्ष स्रोत में हम बात करते हैं धरातलीय चट्टानों की। पहले इन्हें ऐसे ही लिख लीजिए, छोटे सवाल में अगर बनता है या कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है पृथ्वी की भूगर्भ की जानकारी के स्रोत बताइए, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत सवाल आता है कि प्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत बताइए तो कौन से होंगे, अप्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत बताइए तो वो कौन से होंगे। इस आधार पर आप इन्हें समझ करके लिख सकते हैं ना। फिर हम इनकी डिटेल्स पर जाते हैं। तो इसके अंदर प्रत्यक्ष स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं मैंने आपके सामने लिखे, ऐसे ही आप उतार लीजिए। अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं उन्हें भी आप इसी प्रकार से लिख लीजिए, है ना। पहला है धरातलीय चट्टानें। तो धरातलीय चट्टानों के बारे में हम कहें, देखिए ये हमारी पृथ्वी, इसके ऊपर कहीं पर्वत, कहीं पठार, कहीं मैदान ऐसे है ना, और पत्थर पड़े हुए हैं, है ना, होते हैं रॉक्स। तो ये सब ये क्या है? रॉक्स, चट्टानें या सेलें। ओके। अब धरातल के ऊपर जो चट्टानें हैं उन्हें देख करके हम समझ सकते हैं कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे, तो इसका प्रत्यक्ष स्रोत है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी का स्रोत है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। यानी हमने पढ़ा था पार्थिव और जोवियन ग्रह के अंदर कि पृथ्वी जो है वह पार्थिव ग्रह की तरह, पृथ्वी ग्रह जो है वह सेलों और चट्टानों का बना हुआ है, यानी भारी है ना। तो ये क्या हो गया? पहला हो गया धरातलीय चट्टानें। सबसे प्रमुख कारण है प्रत्यक्ष स्रोत भूगर्भ की जानकारी का। फिर आता है ज्वालामुखी उद्गार। तो आपने ज्वालामुखी उद्गार यानी वल्केनो जो होता है उसके अंदर से जो मटेरियल आ रहा है ना, ज्वालामुखी उद्गार जो अंदर से आ रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ज्वालामुखी जो उद्गार हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? तो पृथ्वी के अंदर से हो रहा है, और उसके अंदर जो मटेरियल निकल रहा है उससे हमें पता चल रहा है, जैसे कि उसके अंदर से लावा निकल के ठंडा हो गया और उससे चट्टानें बनी, जैसे हमारे जोधपुर की जो चट्टानें उससे निर्मित हुई हैं, तो वह सब कैसी हैं? मतलब उसके अंदर जैसे मान लीजिए हम कहें छीतर पत्थर है ना, बलुआ पत्थर ऐसे निकलते हैं। तो जैसे मकराना के अंदर संगमरमर निकलता है, तो निकल तो पत्थर ही रहे, रॉक्स, है ना। तो ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलेगा तो हमें पता चलेगा कि इतना तापमान अंदर होगा, पृथ्वी के अंदर इतना तापमान है कि वह चट्टानों को भी पिघला देता है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है ना प्रत्यक्ष, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी है? गर्म, तप्त है। तो इसकी जानकारी अभी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार से भी हमें क्या पता चलता है पृथ्वी के अंदर क्या है। तीसरा आता है खनन। देखिए खनन, जब कोई भी ड्रिलिंग किया जाता है ना, तो उससे जो मटेरियल निकलता है उससे भी पता चलता है पृथ्वी के अंतर्गत क्या है। अब खनन हमें बता सकता है लेकिन कुछ ही गहराई तक, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाना असंभव है, और दुनिया में जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा मशीनरी बनी वो भी आज तक सिर्फ 12 किलोमीटर तक ही ड्रिलिंग यानी प्रवेधन कर पाई है। मैं समझाता हूं आपको कि आर्कटिक महासागर के अंदर एक कोला क्षेत्र है, आर्कटिक, नॉर्थ पोल में, रूस, आर्कटिक महासागर के कोला क्षेत्र, कोको कोला नहीं हो, कोला एरिया में सबसे गहरा प्रवेधन यानी आर्कटिक प्रदेश के कोला क्षेत्र के अंदर सबसे गहरा प्रवेधन किया गया, और वो भी सिर्फ 12 किलोमीटर। उसके बाद सारे उपकरण क्या हो गए? खराब हो गए। तो आर्कटिक प्रदेश के कोला क्षेत्र में सबसे गहरा प्रवेधन आज तक किया जा सका है, और वह भी कितने किलोमीटर तक? सिर्फ 12 किलोमीटर तक। उसके बाद सारे उपकरण पिघल जाते हैं, यानी इतना अधिक टेम्परेचर है ना।
तो ये खनन से भी हमें पता चलता है कि भूगर्भ में क्या है, पृथ्वी में कितना तापमान है। तो ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया। प्रत्यक्ष स्रोत क्या होते हैं, ये आपको सामने दिख जाते हैं कि मतलब खनन हो रहा है तो, और ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो, और चट्टानें किस प्रकार की हैं। ओके, अब आते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत में, पदार्थ का गुण धर्म। तो इसमें क्या आएगा कि देखिए, आयतन, दबाव और घनत्व। देखिए, भारी पदार्थ का घनत्व अधिक होता है और हल्के पदार्थ का कम। तो गैस होगी वह स्थान ज्यादा घेरेगी, ठोस होगा तो कम। आयतन से, घनत्व से भी पता चलता है पृथ्वी के अंतर्गत कहीं गैसें निकलती हैं, है ना, पदार्थ को देख करके। जैसे गैस होती हैं, गैस वह बहुत विस्तृत क्षेत्र में होती हैं, जबकि उनका वजन बहुत हल्का होता है। जबकि जो ठोस पदार्थ हैं जैसे लोहा वगैरह, वह बहुत आकार में छोटे होंगे लेकिन उनका घनत्व बहुत ज़्यादा होगा, है ना। तो इसीलिए जो पार्थिव ग्रह हैं वो भारी शैलों के बने हुए हैं, उनका घनत्व बहुत अधिक है और आकार में छोटे हैं। तो इनसे पदार्थ के गुणम धर्म से भी हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंतर्गत क्या है, यानी इस प्रकार की चट्टानें, गैसें पृथ्वी में पाई जाती हैं। तो पृथ्वी इससे बनी हुई होगी। अब आती उल्काएं। मैंने आपको बताया था कि अगर पृथ्वी के पास से कोई भी उल्का गुजर रही है और गुजर रही है, वो इसके संपर्क में आती है और इस पर गिर जाती है, तो वैज्ञानिक उसकी जो है जानकारी प्राप्त करेंगे, रिसर्च करेंगे उस पर और देखेंगे किससे बनी हुई है। तो इससे पता चलेगा उन्हें कि उल्काएं जो हैं मतलब किससे बनी हुई हैं। अगर वो मान लीजिए जैसे टंगस्टन की बनी हुई है तो वो सोचेंगे कि पृथ्वी के अंतर्गत भी इस प्रकार का पदार्थ पाया जाता होगा अंदर, क्योंकि हमें पता है बिग बैंग थ्योरी के बाद में जब हमारा सौरमंडल बना और फिर उसके बाद ग्रह बने, तो ग्रहों में क्या, ग्रह के जो छोटे छोटे ग्रहाणु थे आपस में जुड़ करके मतलब ग्रहों का निर्माण हो गया 8 ग्रह, और जो टुकड़े बिखरे रह गए वो एस्ट्रॉइड के रूप में आज भी, यानी शुद्ध ग्रहों के रूप में हमारे अंतरिक्ष के अंदर सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में एक पट्टी के रूप में फैले हुए हैं। तो ये भी उल्काएं हमारे लिए अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में होती हैं। ये अनुमानतः है कि वो ऐसे उसके जैसी हो सकती हैं, एकदम क्लियर नहीं है कि हाँ उल्काएं हैं तो पृथ्वी भी ऐसी ही होगी। इन पे रिसर्च आज भी चल रही है। फिर आता है भूकंप। भूकंप मतलब अर्थक्वेक। हम पढ़ेंगे आगे, टॉपिक आएगा पूरे डिटेल्स में। अर्थक्वेक का मतलब है पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी का हिलना, यानी पृथ्वी हिली। आपको पता है भूकंप आता है, धरातल हिल जाता है, तो ऐसी कोई ना कोई चीज तो होगी जिसके कारण पृथ्वी हिलती है। तो आप जानते हैं जैसे कोई भी चीज को हम एकदम खिसका दें, उसके भी ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे टेबल को खिसका दिया जाए, उसके ऊपर अगर कोई बर्तन रखा है तो वो वाइब्रेट हो जाएगा, या पानी वगैरह उसके ऊपर है तो उस बर्तन में से बाहर छलक जाएगा। इसी प्रकार पृथ्वी पर होता है, अचानक भूकंप आता है तो उसकी वजह से सुनामियां आती हैं, इमारतें गिर जाती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर भी ऐसा कोई पदार्थ है जिसके कारण भूकंप आता है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण बल। मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले, गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटी फोर्स जो है वह भी किसे प्रभावित करता है, जो भी उससे संबंधित चीजें होती हैं। जैसे मैंने बताया ग्रेविटी के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उसका अपकेंद्रीय बल जो है उसके कारण ज्वार भाटा आते हैं, तथा हम सभी जो हैं वह पृथ्वी से मतलब एक तरीके से चिपके हुए हैं ना, जैसे समुद्र महासागरों का जल, पेड़ पौधे, इमारतें। वरना अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं हो तो सब इसमें से, जैसे आपको पता हो अंतरिक्ष यात्री जब जाते हैं तो वहाँ पे शून्य ग्रेविटी होती है बिल्कुल, है ना, ग्रेविटी लेस, तो वहाँ पे बिल्कुल हवा में ही ऐसे उड़ते हैं ना। तो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल भी अप्रत्यक्ष स्रोत है। पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार से ग्रेविटी फोर्स है, मतलब जैसे कहीं पर, तो उसे पता लगता है पृथ्वी के अंदर भी ऐसा है। फिर आता है चुंबकत्व बल। इसके बारे में मैंने आपको रेफरेंस में भी समझाया था कि जैसे कई इमारतें, चट्टानें जो हैं उनसे भी क्या होता है, मतलब पृथ्वी के अंतर्गत जैसे अचानक ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है कई बार ऐसा, तो उससे घड़ियां आगे पीछे हो जाती है ना। इसी प्रकार मैंने आपको बताया लेह लद्दाख के अंतर्गत भी जो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र वाली, मैग्नेटिक फोर्स वाली जो शिलाएं या जो पर्वत की टुकड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं, उनसे वहां पर गाड़ियां अपने आप खिसकने लग जाती हैं ना। तो यह सब किसका कारण है, चुंबकत्व बल का। तो इससे हमें जानकारी मिलती है पृथ्वी के अंतर्गत भी, पृथ्वी के अंदर ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, जैसे हम कहते हैं कि मैग्नीज है या लोहा है, ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं ना। तो जिससे क्या होता है कि
चुंबकत्व बल उत्पन्न होता है और यह हमारे किस में फिर फायदेमंद है, हमें पृथ्वी के भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में फायदेमंद है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे जो भूकंप टॉपिक है उसे डिटेल्स में फिर हम पढ़ेंगे कि भूकंप की जो भूकंप आता कैसे है, भूकंप मापी यंत्र क्या होता है, इसके अलावा भूकंप मापी यंत्र है उसकी खोज किसने की थी, और भूकंप की मतलब जो उसकी भूकंप की तरंगे हैं, भूकंप उत्पन्न होता है तो इसकी तरंगे हैं कि भूगर्भिक तरंग है या धरातलीय तरंग है, कि धरातल पे कौन से झटके खतरनाक होंगे, कौन से नुकसानदायक ज़्यादा होते हैं, विनाशकारी होते हैं, तो वो तरंगे कौन सी हैं। इसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे भूकंप के प्रकार कौन कौन से हैं, है ना, कि भूकंप जब आते हैं उसके प्रभाव क्या होते हैं, कि जान माल की हानि होती है, क्या परिणाम होते हैं उसके, है ना। इसके पश्चात फिर हम अध्ययन करेंगे इस लेसन के अंतर्गत ज्वालामुखी। तो इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं ये सारे डिटेल्स में हमारे क्लियर हो जाएंगे। उल्काओं के बारे में तो हमने गत लेसन में जान लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री